क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप गहराई से सोचते हैं, उतना ही आप अलग थलग होते जाते हैं? जितना ज्यादा आप समझते हैं, उतना ही कम लोग सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। समाज हमेशा से ही गहरे विचारकों से डरता रहा है, इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देखना चाहते। इतिहास सुकरात से लेकर गैलीलियो और टेस्ला तक इसे साबित करता है। प्रतिभाशाली दिमागों का मजाक उड़ाया गया, उन्हें चुप कराया गया या नजरअंदाज किया गया, इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने लोगों को असहज किया। शोपेनहावर सबसे निर्दयी ईमानदार दार्शनिकों में से एक थे। उनका मानना था कि बुद्धि अपने आप में एक अभिशाप है जो दुनिया को बहुत साफ देखने वालों को अलग थलग कर देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? समाज उन लोगों का विरोध क्यों करता है जो अलग तरह से सोचते हैं? इसका जवाब मानव मनोविज्ञान में गहराई से छिपा है। जरा सोचिए, जब आप किसी शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति के बगल में खड़े होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर महसूस करें, आप उनकी ताकत की प्रशंसा करें। जब आप किसी अमीर व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से आघात महसूस नहीं होता। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है तो कुछ अजीब होता है। मनोवैज्ञानिक इसे दर्पण प्रभाव कहते हैं। एक गहरा विचारक सिर्फ नए विचार ही नहीं लाता, वह विचारों की सीमाओं को प्रतिबिंबित करता है। उनके आसपास के लोग और लोग इतनी आसानी से माफ नहीं करते। गहराई से सोचने वाले किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही दूसरों को अपर्याप्त महसूस हो सकता है, भले ही गहन विचारक कुछ भी न कहें। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बुद्धिमत्ता किसी भी अन्य प्रकार की श्रेष्ठता से ज्यादा इतनी बेचैनी क्यों पैदा करती है? इसे समझने के लिए आइए विचार करें कि हमारा मन श्रेष्ठता के विभिन्न रूपों को कैसे संसाधित करता है। जब कोई शारीरिक रूप से अधिक मजबूत होता है तो हम उसे एक नेता या रक्षक के रूप में देख सकते हैं। जब कोई अधिक धनी होता है तो हम उसकी सफलता की प्रशंसा कर सकते हैं या कुछ ऐसा ही हासिल करने की आकांक्षा रख सकते हैं। ये गुण, शक्ति, धन, सुंदरता बाहरी है, हम उन्हें पहचानते हैं, लेकिन वे हमारी मूल आत्मधारणा को चुनौती नहीं देते। हालांकि बुद्धिमत्ता शारीरिक शक्ति या भौतिक धन के विपरीत अलग तरह से काम करती है। बुद्धिमत्ता पहचान से गहराई से जुड़ी होती है। हम खुद को अपने विचारों, अपने विश्वासों, दुनिया की अपनी समझ से परिभाषित करते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो गहराई से सोचता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे द्वारा निश्चित समझे जाने वाले चीजों पर सवाल उठाता है, तो ये बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने के बजाय हमारी आत्म भावना पर सीधा हमला जैसा महसूस हो सकता है। बहुत से लोग अवचेतन रूप से इसका विरोध करते हैं, इसलिए नहीं कि गहन विचारक अभिमानी या तिरस्कारपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि उनकी उपस्थिति ही दूसरों को अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यही कारण है कि पूरे इतिहास में गहन विचारकों को समाज के हाशिए पर, उनकी अंतर्दृष्टि केवल विचारों को ही चुनौती नहीं देती, वे अहंकार को भी चुनौती देते हैं। और मनुष्य स्वभाव से ही अपने अहंकार को असुविधा से बचाने के लिए लगभग कुछ भी कर सकता है। अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए एक पल निकालें। क्या आपने कभी किसी अनौपचारिक बातचीत में कोई गहन या जटिल विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की है और आपको खाली सीढ़ियां या अजीब सा सन्नाटा मिला हो? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब चर्चाएं सतही बातचीत से आगे बढ़ती है तो लोग कितनी जल्दी विषय बदल देते हैं? ये केवल संयोग नहीं है, यह एक सुरक्षा तंत्र है। जब लोग किसी गहन विचारक से मिलते हैं तो उनका मन जिज्ञासु होने के बजाय आत्म संरक्षण की स्थिति में चला जाता है। वे जुड़ने के बजाय विरोध करते हैं, वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि बुद्धिजीवी, दार्शनिक और दूरदर्शी अक्सर खुद को अलग थलग पाते हैं। इसलिए नहीं कि वे अकेले रहना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि समाज उन्हें दूर धकेल देता है। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययनों से पता चलता है कि आत्मविश्वास को अक्सर बुद्धिमत्ता और सामाजिक परिवेश से ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं
जो निश्चितता प्रदर्शित करते हैं, भले ही उनके विचार उथले हों। यही कारण है कि करिश्माई लेकिन सरल विचारक सूक्ष्मता से बोलने वाले गहन विचारकों की तुलना में अधिक प्रभाव प्राप्त करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जैसे जननेता, प्रेरक वक्ता और वायरल प्रभावशाली लोग, जो लोगों को सोचने के लिए चुनौती देने के बजाय उन्हें वही बताकर फलते फूलते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इस बीच जो लोग व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, वे अक्सर व्यापक पाठक वर्ग पाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह बुद्धिमत्ता का विरोधाभास है। कोई व्यक्ति जितना अधिक सत्य की खोज करता है, उतना ही वह बहुमत से अलग होता जाता है। दर्पण प्रभाव न केवल समाज की सीमाओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि समाज परिवर्तन का विरोध क्यों करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि बुद्धिमत्ता इतनी भयावह है, तो क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि लोग वास्तव में इससे डरते हैं? आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इसका समर्थन करता है। अध्ययन बताते हैं कि जब लोग बौद्धिक रूप से हीन महसूस करते हैं, तो उनके मस्तिष्क का एमिगडाला, जो भय और खतरे का पता लगाने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है, अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। सरल शब्दों में, गहरी सोच केवल डराने वाली नहीं होती, बल्कि यह एक आदिम उत्तरजीविता प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, जैसा कि हम करते हैं। खतरे का सामना करते समय महसूस होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता शारीरिक खतरे के समान भय सर्किट को सक्रिय क्यों करती है? इसका उत्तर इस बात में निहित है कि मानव इतिहास के अधिकांश समय में मानव मस्तिष्क कैसे विकसित हुआ। उत्तरजीविता कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने पर नहीं, बल्कि समूह द्वारा स्वीकार किए जाने पर निर्भर करती थी। हमारे पूर्वज उन जनजातियों में फलते फूलते थे जहां सामाजिक सद्भाव का मतलब सुरक्षा था। समूह द्वारा अस्वीकार किए जाने का अर्थ मृत्यु हो सकता था, क्योंकि अलगाव भेद्यता का कारण बनता था। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क बौद्धिक की तुलना में सामाजिक स्वीकृति के लिए तैयार होता है। जब कोई अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति किसी सामाजिक परिवेश में प्रवेश करता है, तो वह अनजाने में जनजातीय संतुलन को बिगाड़ देता है। उनकी उपस्थिति मौजूदा विचारों, सामाजिक मानदंडों और समूह की गतिशीलता को चुनौती देती है। ये मस्तिष्क के रक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, मानो किसी गहन विचारक के बजाय किसी संभावित शत्रु का सामना कर रहा हो। यही कारण है कि कई गहन विचारक अलग थलग महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें सामाजिक कौशल की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें एक ऐसी दुनिया में अलग बनाती है जो अलग दिखने की बजाय फिट होने को महत्व देती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 2021 के एक अध्ययन ने कुछ और भी चौंकाने वाली बात उजागर की। गहन विचारकों का प्रक्षेपण संदर्भ पर निर्भर करता है। जब लोग किसी बौद्धिक व्यक्ति के साथ आमने सामने बातचीत करते हैं, तो उन्हें कम खतरा महसूस होता है, लेकिन समूह में खतरे की प्रतिक्रिया नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि समूहों में सामाजिक स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बुद्धिमत्ता के प्रति वे इस बात पर प्रतिक्रिया करते हैं कि दूसरे उनकी तुलना कैसे करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी गहन विचारक से कमतर महसूस करता है, तो वे सहज रूप से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उसे कमतर आंकने या बहिष्कृत करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि गहन विचारक अक्सर निजी परिवेश में वास्तविक बातचीत ढूंढ लेते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक वातावरण में जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कई संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों की पहचान की है, जो आगे बताते हैं कि बुद्धिमत्ता को अक्सर प्रतिरोध का सामना क्यों करना पड़ता है। डनिंग-क्रूगर प्रभाव। कम क्षमता वाले लोग अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का अधिक आकलन करते हैं, जबकि अत्यधिक बुद्धिमान लोग खुद पर संदेह करते हैं। इससे टकराव पैदा होता है। जो लोग कम जानते हैं, वे अक्सर मानते हैं कि वे जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं, जिसके कारण वे गहन विचारकों को खारिज कर देते हैं। यथास्थिति पूर्वाग्रह। मानव मस्तिष्क नए जटिल सत्यों की तुलना में परिचित विचारों को प्राथमिकता देता है। बुद्धिमत्ता अक्सर विघटनकारी विचारों को जन्म देती है, जो लोगों को असहज करते हैं। जब लोगों का सामना ऐसी जानकारी से होता है जो उनके विश्वासों के विपरीत होती है, तो
तो वे अपना विचार नहीं बदलते। वे अपने मौजूदा विचारों पर दोगुना जोर देते हैं। गहन विचारकों को अक्सर इस प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है जब वे डिजिटल युग में चुनौतीपूर्ण विचार पेश करते हैं। सोशल मीडिया ने बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम की इस अस्वीकृति को बढ़ा दिया है। गहराई की तुलना में जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाती है, जिसका अर्थ है कि विवादास्पद, भावनात्मक रूप से आवेशित सामग्री विचारशील और तर्कपूर्ण तर्कों की तुलना में तेजी से फैलती है। एक नजर डालें। सबसे ज्यादा वायरल सामग्री सरल, आकर्षक और अक्सर भ्रामक साउंड बाइट्स, न्यूएंस चर्चाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बौद्धिक होता है, उसके लिए गहरे विचारों को छोटे आकार के वाइल अनुकूल कंटेंट में समेटना उतना ही मुश्किल होता है। परिणाम स्वरूप समाज ज्ञानोदय की बजाय मनोरंजन को ज्यादा तरजीह देता है, जिससे गहन विचारकों के लिए व्यापक स्वीकृति पाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो गहन विचारकों के लिए इसका क्या अर्थ है? बुद्धिमत्ता की अस्वीकृति सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये जैविक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक है। ये मानव स्वभाव में अंतर्निहित है, समूह गतिशीलता द्वारा प्रबलित और आधुनिक तकनीक द्वारा बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि गहन विचारकों को अपने विचारों को साझा करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने खिलाफ काम करने वाली ताकतों को समझने की जरूरत है। लेकिन अगर समाज बुद्धिमत्ता का विरोध करता है, तो वो वास्तव में क्या अपनाता है? इसका जवाब सहजता में है। एक ऐसी दुनिया जहां सत्य की बजाय पूर्वानुमान को प्राथमिकता दी जाती है। आर्थर शोपेनहावर, इतिहास के सबसे क्रूर और ईमानदार दार्शनिकों में से एक, का मानना है कि बुद्धिमत्ता एक उपहार नहीं, बल्कि एक अभिशाप है, जबकि अन्य विचारक बुद्धिमत्ता को सफलता की कुंजी मानते थे। शोपेनहावर का तर्क था कि एक व्यक्ति जितना ज्यादा होशियार होगा, उतना ही उसे समाज से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि बुद्धिमत्ता इतना बोझ बन जाती है? शोपेनहावर का दर्शन एक अवधारणा पर आधारित था, जिसे उन्होंने इच्छा शक्ति कहा था। एक अंधी तर्कहीन शक्ति जो सभी मानवीय व्यवहार को संचालित करती है। उनके अनुसार अधिकांश लोग अपनी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित जीवन जीते हैं। जीने का अर्थ है कि वे सुख, आराम और अस्तित्व की तलाश करते हैं। हालांकि अत्यधिक बुद्धिमान लोग आंख मूंदकर सहज प्रवृत्ति का अनुसरण करने के बजाय अलग तरह से कार्य करते हैं। वे सत्य की इच्छा विकसित करते हैं, वास्तविकता को समझने की एक अतृप्त इच्छा, भले ही इससे असुविधा हो। सामान्य लोग सुख की तलाश करते हैं और कठिन सत्य से बचते हैं। गहन विचारक सत्य की तलाश करते हैं, भले ही इससे दर्द और अलगाव हो। ये बुद्धिजीवियों और समाज के बाकी हिस्सों के बीच एक बुनियादी अलगाव पैदा करता है, जहां अधिकांश लोग रिश्तों, मनोरंजन में अर्थ ढूंढते हैं और रोजमर्रा के सुख। गहन विचारक अक्सर इन चीजों से मोह भंग महसूस करते हैं और इन्हें गहरे अस्तित्वगत सवालों से ध्यान भटकाने वाली चीजें मानते हैं। शोपेनहावर का मानना था कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति मानव स्वभाव को समझता है, उसके लिए दूसरों से जुड़ना उतना ही मुश्किल होता है। वे झूठ और धोखे को पहचान लेते हैं। ज्यादातर सामाजिक बातचीत में छोटी मोटी बातें, स्टेटस गेम और विनम्र बेईमानी शामिल होती है। गहन विचारक जो दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हैं, अक्सर इसमें शामिल होने के लिए संघर्ष करते हैं। वे गहराई चाहते हैं, लेकिन समाज सादगी पसंद करता है। ज्यादातर लोग सतही बातचीत पसंद करते हैं, जबकि गहन विचारक सार्थक चर्चाओं के लिए लालायत रहते हैं। इससे उनके लिए रोजमर्रा की बातचीत में बिना ऊब या अलगाव महसूस किए शामिल होना मुश्किल हो जाता है। वे मानवीय इच्छाओं की निरर्थकता को पहचानते हैं। शोपेनहावर ने इच्छा और महत्वाकांक्षा को भ्रम माना। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग पैसे, ताकत और रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन गहन विचारक अक्सर इन गतिविधियों के उद्देश्य पर ही सवाल उठाते हैं। इससे वे बहुसंख्यकों को उत्तेजित करने वाली चीजों से दूर या उदासीन दिखाई देते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अक्सर गलत समझे जाने, अलग थलग महसूस करते हैं या यहाँ तक कि नाराज भी होते हैं।
उनकी उपस्थिति मात्र दूसरों को अपने बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है और ज्यादातर लोग इससे बचना पसंद करते हैं। शोपेनहावर उन्होंने बुद्धिमत्ता की तुलना जागरूकता की बढ़ी हुई भावना से की, एक ऐसा वरदान जो अभिशाप जैसा लगता है। उन्होंने लिखा कि उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता व्यक्ति को असामाजिक बना देती है। उनका तर्क सरल था, जितना अधिक आप समझते हैं उतना ही कम आप अनदेखा कर सकते हैं। दुनिया की खामियों के बारे में आप जितने अधिक जागरूक होंगे उसे ढूंढना उतना ही कठिन होगा। इसमें खुशी, जितना अधिक आप गहराई से सोचते हैं आप उतने ही अकेले होते जाते हैं। शोपेनहावर के लिए खुशी और बुद्धिमत्ता विपरीत रूप से संबंधित थी। उनका मानना था कि ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञानता ही खुशी की असली कुंजी है। यही कारण है कि इतिहास में गहन विचारक अक्सर अवसाद, अस्तित्वगत संकट और सामाजिक अलगाव से जूझते रहे हैं। शोपेनहावर ने न केवल समस्या का निदान किया बल्कि समाधान भी प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि जहाँ बुद्धिमत्ता अकेलेपन की ओर ले जाती है, वही गहन विचारकों के लिए अपने अलगाव से निपटने के तरीके भी होते हैं। एकांत को अपनाएं। शोपेनहावर ने एकांत को सजा नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार माना। उनका मानना था कि गहन विचारकों को अपने एकांत समय का उपयोग बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए, न कि समाज से मान्यता प्राप्त करने के लिए। मुख्य धारा के समाज में फिट होने की कोशिश करने के बजाय समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को खोजें। शोपेनहावर ने बुद्धिमान लोगों को उन लोगों की तलाश करने की सलाह दी जो सोचते हैं। उन्हें पसंद करें, चाहे किताबों के माध्यम से, दर्शन शास्त्र के माध्यम से या विशिष्ट बौद्धिक मंडलियों के माध्यम से दुनिया के साथ समझदारी से जुड़े। उन्होंने उन लोगों के साथ आंख बंद करके गहरी अंतर्दृष्टि साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी जो उनके लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि विचारक समाज का अवलोकन करें, उसके पैटर्न सीखें और अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। उनकी शिक्षाएं सामाजिक अस्वीकृति से जूझ रहे आधुनिक गहन विचारकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। हालांकि बुद्धिमत्ता अकेलेपन की ओर ले जा सकती है, लेकिन ये स्वतंत्रता, ज्ञान और जीवन की गहरी समझ भी प्रदान करती है। शोपेनहावर ने बुद्धिमत्ता को दोधारी तलवार के रूप में देखा, जो शक्ति और दर्द दोनों का स्रोत है। हालांकि यह किसी को वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है, लेकिन ये उन्हें उन लोगों से दूर भी करती है जो अंत में भ्रम पसंद करते हैं। शोपेनहावर का दर्शन उस बात की पुष्टि करता है जिस पर हमें पहले से ही संदेह है। समाज स्वयं बुद्धिमत्ता से नहीं डरता, वह उससे डरता है जो बुद्धिमत्ता प्रकट करती है। गहन विचारकों को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि वे गलत हैं, उन्हें इसलिए अस्वीकार किया जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। इसलिए यदि आपने कभी अपने विचारों में अकेलापन महसूस किया है तो जान ले कि आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस दुनिया को उसके वास्तविक रूप में देख रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गहन विचारक अलगाव के लिए अभिशप्त हैं, या क्या समाज में आगे बढ़ने के तरीके हैं? बौद्धिक गहराई को बनाए रखना सच्चाई यह है कि समाज गहन विचारकों को अपनाने के लिए नहीं बना है, यह स्थिरता बनाए रखने के लिए बना है। ज्यादातर लोग सच्चाई से ज्यादा आराम को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए सतही बातचीत, सरल विचार और दोहराव वाली बातें सामाजिक जगहों पर हावी रहती हैं। लेकिन आराम को बौद्धिक गहराई से ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी जाती है? समाज बदलाव का विरोध क्यों करता है, भले ही वो बदलाव प्रगति की ओर ले जाए? इसका जवाब इस बात में निहित है कि मानव मनोविज्ञान कैसे काम करता है और संस्थाएं कम उम्र से ही हमारी सोच को कैसे आकार देती है। मानव मस्तिष्क अपने मूल में निश्चितता और पूर्वानुमेयता चाहता है। विकास ने हमें मानसिक परेशानी से बचने के लिए प्रोग्राम किया है, एक ऐसी घटना जिसे मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक सहजता कहते हैं। मस्तिष्क सरल परिचित जानकारी को प्राथमिकता देता है क्योंकि जब कोई विचार जटिल, सूक्ष्म या अपरिचित होता है तो उसे संसाधित करने के लिए कम मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क इसे कठिन और संभावित रूप से खतरनाक मानता है। सिस्टम औचित्य सिद्धांत।
ये बताता है कि लोग यथास्थिति का बचाव क्यों करते हैं, भले ही वह उनके खिलाफ काम करे, बजाय इसके कि वे अधिकार या पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाए। ज्यादातर लोग उन्हें तर्कसंगत बनाना पसंद करते हैं क्योंकि बदलाव बहुत अनिश्चित लगता है। समूह की सोच वाले लोग व्यापक रूप से स्वीकृत सीईडी मान्यताओं को चुनौती देकर सामाजिक अस्वीकृति का जोखिम उठाने के बजाय उनका पालन करना पसंद करेंगे। यही कारण है कि बहुसंख्यक बौद्धिक असहमति को अस्वीकार करते हैं, भले ही वो सच्चाई पर आधारित हो। जटिलता की तुलना में आराम को गहरी मनोवैज्ञानिक प्राथमिकता। यही कारण है कि बुद्धिजीवी, दार्शनिक और वैज्ञानिक अक्सर व्यापक स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करते हैं, खासकर अपने जीवन काल में। आज की डिजिटल दुनिया पर एक नजर डालें। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान बुद्धिजीवियों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर जाता है जो जटिल विचारों को वायरल फील गुड साउंड बाइट्स में बदल सकते हैं। विचारोत्तेजक चर्चाएं गति पकड़ने में संघर्ष करती हैं, क्योंकि गहराई में समय लगता है, जबकि वायरल सामग्री तुरंत, भावनात्मक और आसानी से पचने वाली होती है। एल्गोरिदम जुड़ाव को पुरस्कृत करते हैं और विवाद, आक्रोश या हास्य से ज्यादा लोगों को कुछ भी आकर्षित नहीं करता। ये सभी अक्सर तर्कसंगत बौद्धिक विमर्श को दरकिनार कर देते हैं। इको चैम्बर्स विकसित होते हैं जहां लोग केवल ऐसी जानकारी के संपर्क में आते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों को पुष्ट करती है और उन्हें नए दृष्टिकोणों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। इस वातावरण में मुख्य धारा की कहानी को चुनौती देने वाले गहन विचारक अक्सर खुद को उपेक्षित, गलत समझा हुआ या यहाँ तक कि हमला हुआ पाते हैं। गहन सोच की ये अस्वीकृति सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, ये उन्हीं संस्थानों से शुरू होती है जो हमारे दिमाग को आकार देते हैं। स्कूल और कार्यस्थल। शिक्षा प्रणाली। स्कूल बुद्धिमत्ता को महत्व देने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र विचार की बजाय आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करते हैं, जो छात्र याद करते हैं और दोहराते हैं। जानकारी सफल होती है, जबकि जो लोग किसी प्राधिकरण पर सवाल उठाते हैं या उसे चुनौती देते हैं, उन्हें अक्सर उपद्रवी करार दिया जाता है। कार्यस्थल। कॉरपोरेट जगत इसका पक्ष नहीं लेता। सबसे बुद्धिमान या अभिनव कर्मचारी ये उन लोगों का पक्षधर है जो संस्कृति में फिट बैठते हैं और मौजूदा सत्ता संरचना को बनाए रखते हैं। राजनीति के नेता जो तर्क पर आधारित साहसिक अलोकप्रिय बयान देते हैं, वे अक्सर उन लोगों से हार जाते हैं जो लोगों को केवल वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। ये बताता है कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी अपने जीवन काल के दौरान बहिष्कृत क्यों थे। उनके विचार मूल्यवान के बजाय विघटनकारी के रूप में देखा जाता है। समाज बुद्धिमत्ता, नवाचार और आलोचनात्मक सोच को महत्व देने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में ये इन गुणों का तभी जश्न मनाता है जब वे सुरक्षित और व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इन उदाहरणों पर विचार करें। गैलीलियो को उनकी खोजों के लिए कैद किया गया था, लेकिन आज हम उन्हें एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में सराहते हैं। वैन गो गरीबी में मर गए, फिर भी उनकी पेंटिंग्स की कीमत अब लाखों में है। निकोला टेस्ला ने ऊर्जा में क्रांति ला दी, लेकिन गुमनामी में जिए और मरे। समाज बुद्धिमत्ता को तब स्वीकार नहीं करता जब वह मानदंडों को चुनौती देती है। ये केवल बाद में इसका जश्न मनाता है जब ये खतरनाक नहीं रह जाती। इसलिए यदि गहन विचारकों को स्वीकार किए जाने में कठिनाई होती है, तो वे क्या कर सकते हैं? यदि आपको कभी गहराई से सोचने के लिए गलत समझा गया है, तो आप पूरे इतिहास में अच्छी संगति में रहे हैं। कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को उनके जीवन काल के दौरान सम्मानित नहीं किया गया था। उनका उपहास किया गया, सताया गया या अनदेखा किया गया। उनके विचारों को खतरनाक, विघटनकारी या समाज के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन माना जाता था। उस समय इन विचारकों में एक बात समान थी, वे अपने समय से आगे थे और इसी वजह से उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता के लिए कष्ट उठाना पड़ा। पश्चिमी दर्शन के जनक सुकरात ने अपना जीवन आम धारणाओं पर सवाल उठाने में बिताया। उन्होंने लोगों को आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए चुनौती दी, अपने विचारों की जांच करने और अंध परंपरा की बजाय तर्क को अपनाने के लिए।
लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित होने के बजाय उन्हें युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं का अनादर करने के लिए मुकदमे में डाल दिया गया। उनका असली अपराध लोगों को खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करना था, जबकि उन्हें बचने का विकल्प दिया गया था। सुकरात ने अपने सिद्धांतों को त्यागने के बजाय जहर पीना चुना। अपनी मृत्यु से पहले उनके प्रसिद्ध शब्द बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। उनकी मृत्यु ने एक स्पष्ट संदेश दिया। समाज उन लोगों से डरता है जो उसकी मूल मान्यताओं को चुनौती देते हैं। गैलीलियो का एकमात्र अपराध सत्य की खोज करना था। जब उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उन्होंने सदियों पुरानी धार्मिक हठधर्मिता को तोड़ दिया। ज्ञान को नियंत्रित करके सत्ता हासिल करने वाले चर्च ने उन्हें विधर्मी करार दिया। उन्हें यातना की धमकी देकर सार्वजनिक रूप से अपनी ही खोजों को नकारने के लिए मजबूर किया गया। भले ही अब हम उन्हें इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं, अपने जीवन काल में वे नजरबंद रहे। उनके काम पर लगभग एक सदी तक प्रतिबंध लगा रहा। गैलीलियो की कहानी साबित करती है कि सबसे निर्विवाद सत्य भी खारिज कर दिए जाएंगे यदि वे मौजूदा सत्ता संरचना के लिए खतरा हों। निच के काम को बहुत कट्टरपंथी और बहुत अस्थिर माना गया। उन्होंने तर्क दिया कि पारंपरिक नैतिकता त्रुटिपूर्ण थी। समाज का निर्माण झूठ को सांत्वना देने और ये कि सच्ची ताकत अपने मूल्यों को खुद बनाने से आती है। उस समय ये विचार लोगों के लिए बहुत ज्यादा थे। उन्हें पागल करार दिया गया, उनके कार्यों को नजरअंदाज किया गया या गलत समझा गया। फिर भी आज इनका दर्शन मनोविज्ञान, साहित्य और अस्तित्ववाद को प्रभावित करता है। शक्ति, इच्छा शक्ति और नैतिकता पर उनके विचार अब आधुनिक दर्शन को आकार देते हैं, ये साबित करते हुए कि समाज अक्सर वर्तमान में गहरे विचारकों को नकार देता है ताकि भविष्य में उन्हें अपना सके। टेस्ला एक दूरदर्शी थे। उन्होंने दुनिया के लिए मुफ्त ऊर्जा, वायरलेस बिजली और तकनीकी प्रगति का सपना देखा था जो मानव सभ्यता में क्रांति ला सकती थी। लेकिन समाज और खास तौर पर सत्ता में बैठे लोगों ने उनके विचारों को एक खतरे के रूप में देखा। थॉमस एडिसन और जेपी मॉर्गन जैसे उद्योगपतियों ने बिजली बेचकर मुनाफा कमाया, इसलिए टेस्ला के मुफ्त ऊर्जा के विचार को उनकी प्रतिभा के बावजूद बंद कर दिया गया। टेस्ला एक छोटे से होटल के कमरे में अकेले भुला दिए गए और टूट गए, जबकि दूसरों ने उनके चुराए हुए विचारों का इस्तेमाल करके भाग्य बनाया। उनका जीवन इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे समाज अक्सर सच्चे दूरदर्शी लोगों की तुलना में व्यापारियों और विपणक को पुरस्कृत करता है। क्रिप्टोग्राफी में एलन ट्यूरिंग के काम ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में मदद की। उनके कोड ब्रेकिंग कौशल ने लाखों लोगों की जान बचाई। कंप्यूटिंग में उनके सिद्धांत आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव बन गए। फिर भी सम्मानित उन्हें 1952 में अपने निजी जीवन के लिए सताया गया था। समलैंगिक होने के कारण उन्हें रासायनिक रूप से नपुंसक बना दिया गया था। एक ऐसा निर्णय जिसके कारण आज केवल 41 वर्ष की आयु में उन्होंने दुखद आत्महत्या कर ली। ट्यूरिंग को एक नायक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन उनके समय में समाज ने उनके अविश्वसनीय योगदान के बावजूद उन्हें त्याग दिया, जबकि अधिकांश ऐतिहासिक गहन विचारक पुरुष थे। अलेक्जेंड्रिया का हिप्पा एक दुर्लभ अपवाद था, एक दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिन्होंने प्राचीन रोम के पुरुष प्रधान बौद्धिक जगत को चुनौती दी। उन्होंने वैज्ञानिक तर्क और तर्कसंगत विचार सिखाए, जिसने उन्हें वर्ष 415 ईस्वी में धार्मिक अधिकारियों के साथ विवाद में डाल दिया। धार्मिक अतिवादियों की भीड़ ने उन्हें अपनी शक्ति के लिए खतरा मानते हुए उनकी बेरमी से हत्या कर दी। उनकी कहानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण पैटर्न को उजागर करती है। बौद्धिक प्रगति को अक्सर हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इन सभी विचारकों का भाग्य एक जैसा था। उन्होंने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो अपने समय के लिए बहुत उन्नत थे। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उपहास किया गया या दंडित किया गया। जब वे जीवित थे तब उनके विचार बाद में मानव प्रगति की नींव बन गए। समाज स्वयं बुद्धिमत्ता से नहीं डरता, वह उस बुद्धिमत्ता से डरता है जो परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है
और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यदि इतिहास ये सिद्ध करता है कि समाज गहन विचारकों का विरोध करता है, तो आप क्या कर सकते हैं यदि आप उनमें से एक हैं? क्या इसका मतलब ये है कि गहन विचारक अकेलेपन के लिए अभिशप्त हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब केवल ये है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि समाज को बुद्धिमानी से कैसे नेविगेट किया जाए। हर जगह या व्यक्ति गहन बातचीत के लिए तैयार नहीं होता। अपने सबसे गहन विचारों को उन लोगों के लिए बचाकर रखें जो वास्तव में उनकी सराहना करते हैं। आपको समझने के लिए लाखों लोगों की आवश्यकता नहीं है, सही लोग ही हैं। उन लोगों की तलाश करें जो आपकी तरह सोचते हैं, चाहे वे ऑनलाइन किताबों में हों, समुदायों या बौद्धिक मंडलियों में। इतिहास के महानतम विचारकों ने गहन विचारों को सुलभ बनाने के तरीके खोजे। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप इसे सरलता से नहीं समझा सकते, तो आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझते। दूसरों पर हावी हुए बिना अपनी गहराई को व्यक्त करना सीखें। शोपेनहावर ने एक बार कहा था कि प्रतिभा एक लक्ष्य पर पहुंचती है, कोई और नहीं। प्रतिभा एक लक्ष्य पर पहुंचती है, कोई और नहीं देख सकता। गहन विचारक दुनिया को अलग तरह से देखते हैं और यह कुछ लोगों को हमेशा असहज कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गहराई से सोचना बंद कर देना चाहिए। समाज को गहन विचारकों की जरूरत है, बस ये नहीं पता होता कि उन्हें कैसे अपनाया जाए। इसलिए अगर आपने कभी अपने विचारों के लिए खुद को बाहरी महसूस किया है, तो इसे याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। और जबकि समाज गहन विचारकों से डर सकता है, लेकिन गहन विचारक ही मानवता को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने विचार साझा करें टिप्पणियों में। क्या आपको कभी गहराई से सोचने के लिए अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है? आइए एक बातचीत शुरू करते हैं। और अगर आप इतिहास के महानतम दिमागों से और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं।